द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती बहुत ही घाघ पॉलिटिशियंस में होती है, घाघ राजनेताओं में होती है। और उनके बारे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के तो पेट में भी दांत हैं और नीतीश कुमार ऐसे कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो उनकी एक छवि इस तरह की बनी हुई है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि वो कई बार दल बदल कर चुके हैं, पाला बदल चुके हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी कम है। और फिर अब उन्होंने जो जिस तरह से मुद्राएं ली हैं, जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, पिछले 6-8 महीनों में एक एक करके कई मुद्दों पर स्टैंड लिया है, उसकी वजह से भी अब बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी कुछ करने वाले हैं, कुछ पाला बदलने वाले हैं, यू टर्न लेने वाले हैं, या आखिरकार जो कुछ वो कर रहे हैं उसके क्या मतलब है। आप जानते हैं कि पेगासस के सवाल पर वो पहले एनडीए के साझीदार थे जिन्होंने प्रश्न खड़े किए थे और कहा था कि इस पर डिबेट होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि इस पूरे मामले की जातीय जनगणना के मामले में तो वो एक तरह से लीड ले रहे हैं। बिहार के तमाम राजनेताओं को एकजुट करके प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। जनगणना कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल के मामले में वो योगी आदित्यनाथ को एक करारे बयान से जवाब भी दे चुके हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो इस तरह के इशारे संकेत देती हैं कि शायद बिहार की राजनीति बदल रही है और नीतीश कुमार भी कोई अपने लिए कोई नई भूमिका शायद राष्ट्रीय राजनीति में ढूंढ रहे हों। ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसके कई कई मतलब भी निकाले जाते हैं। वो इधर देखते हैं, निशाना कहीं और होता है। इसलिए एक बार फिर से इन तमाम चीजों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, खासतौर पर इसलिए कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते तल्ख रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले से, और अब शायद वो इस कंफर्टेबल स्थिति में आ गए हैं जहां पर वो बीजेपी को एक झटका दे सकते हैं। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की नई भाव भंगिमाओं के क्या मायने हैं, क्या सचमुच में वो अब पाला बदलने की भूमिका बना रहे हैं, मैदान तैयार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कोई बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ पटना से निवेदिता जी जुड़ी हुई हैं। आप जानती हैं बहुत लंबा अनुभव है बिहार की राजनीति को देखने परखने का। हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय ख्याति के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, बिहार की राजनीति के नब्ज को बहुत बारीकी से परखते रहते हैं। रवि रंजन है जो कि अरसे से बिहार की राजनीति को कवर करते रहे हैं और हम दोनों ने कभी साथ में काम भी किया था। पटना में जब मैंने मौर्य टीवी लॉन्च की थी तो रवि रंजन हमारे स्टार रिपोर्टर होते थे। तो आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं निवेदिता जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं या कुशवाहा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कड़क किस्म के, एक तरह से चेतावनी धमकी देते हुए बीजेपी को, उनके क्या मायने हैं? ये केवल बीजेपी को धमकाने दबाकर रखने की हद तक सीमित हैं या सचमुच में किसी भावी राजनीति की खिचड़ी पक रही है? जैसा कि आपने मुकेश जी, आपने जो अपनी भूमिकाओं में कहा कि क्या बिहार की राजनीति बदल रही है, तो राजनीति तो हमेशा बदलती रहती है। जो भी, अगर हम अपने इतिहास में भी जाएं तो कभी राजनीति एक जगह स्थिर नहीं रहती है, चीजों के साथ बदलाव होता रहता है। और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, उससे ये जरूर लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ नए संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उससे ये अंदाजा जरूर लग रहा है कि नीतीश एक नई पाली खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं। और लेकिन साथ साथ उनकी ये चिंता है कि ये बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से अलग होना उनके लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जदयू के दो फांक होने की संभावना है इस बार, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी रही है कि जब भी जिस पार्टी के साथ वो अपना एक तारतम्य बनाते हैं, उस पार्टी के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो उस पार्टी के भीतर भी वो घुसते हैं
और एक दूसरा पावर सेंटर भी वहां जदयू के भीतर भी बनाने की कोशिश हो रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले चुनाव में वो जिन जिन लोगों के सहारे जीतते रहे हैं, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें कुर्मियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है उनके साथ, तो उनको अपनी पॉलिटिक्स दिखाने के लिए ये जरूरी भी है कि वो दिखाएं कि भाई हम जो है पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और ओबीसी के साथ खड़े हैं। तो उस राजनीति के लिए उनको भाजपा से एक अलग चेहरा भी अपना तलाशना होगा। इसलिए भी ये दांवपेच वो देख रहे हैं कि किधर राजनीति किधर करवट लेती है और किस तरह की चीजें होंगी। इसलिए अगर हाल में हम देखें तो आरजेडी के साथ भी उनकी नजदीकी बढ़ी है। लालू के बयान भी देखें या फिर तेजस्वी से वो जिस तरह से मिले, जितना जितना कुछ उन दोनों के बीच जितना प्रेमालाप दिखा, तो वो हाल की राजनीति में ऐसा दिखता नहीं था। बहुत ही कटु बयान एक दूसरे के खिलाफ वो बोलते रहते थे, लालू के खिलाफ भी बोलते रहते थे, लेकिन जो पुराना भाईचारा था उनका, बड़े भाई छोटे भाई वाला, वो स्वर फिर बिहार में सुनाई पड़ रहा है। तो मुझको लगता है कि चीजें पक रही हैं, अभी पकने में वक्त है। नीतीश बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता ने तो उन्हें जो वोट दिया था वो भाजपा के साथ जाने के लिए नहीं दिया था, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो एक उनके बारे में एक दूसरी छवि बनी है, इसलिए जनता भी सोचेगी उनके बारे में। लेकिन ये जरूर है कि राजनीति को, एक बिहार की राजनीति को एक नया कुछ देखने को मिले। जी अनिल जी, आपको क्या लगता है ये जो खिचड़ी पक रही है, पकाई जा रही है, ये सचमुच में कोई दूसरे तरह की खिचड़ी होगी या जो अभी चल रहा है उसमें नीतीश कुमार अपनी थोड़ी सी पकड़ दिखाना चाहते हैं, बीजेपी को थोड़ा सा धमका के रखना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी बीच में हावी होने की कोशिश कर रही थी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है या सचमुच में अब एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है बिहार की? जी ये जो है ना, मैं तो इसको मतलब काफी कुछ निवेदिता जी ने सही सही रखा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पोस्चरिंग के अलावा कुछ है नहीं है। पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग है। दूसरा एक दो, देखिए बिहार की जो अभी की स्थिति को हम थोड़ा खोल लें, उसका जो आवरण है उसमें ऐसा है कि अभी कोई चुनाव हो नहीं रहा है, आरजेडी के लिए भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। दूसरा ये है कि नीतीश के लिए भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि तनातनी करें। तो अगर मान लिया विपक्ष के साथ वो मिलके थोड़ा रखते हैं, जो उनके पास पहले से जो पृष्ठभूमि है, दोनों इकट्ठे रहे हैं, पारिवारिक संबंध है, ये सारी जो चीजें हैं, और वो उनके पक्ष में है, इसके पक्ष में है कि दोनों साथ रहे। दूसरा ये है कि बीजेपी की तरह जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा किसी भी इशू पे, न कम्युनलिज्म को लेकर के, न जाति के मामले को लेकर के, एक ही राजनीतिक धारा से निकले हुए लोग हैं। तो वो जो बीजेपी का जो एक अलग एजेंडा रहता है, कम्युनलिज्म का एजेंडा जो उनके लिए जरूरी है, संघ परिवार है पीछे, उनके कैडर्स है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जेडीयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है या नेता है, करीब करीब एक ही भाषा बोलते हैं, राजनीतिक भाषा एक ही तरह का है। तो इसीलिए अभी एक तरह का सीज फायर, मैं पहले भी एक बार बोला था, वो एक सीज फायर करना कोई कठिन नहीं है। दूसरी एक बात और है कि जो चुनाव के नतीजे आए उससे ये जरूर लग गया नीतीश जी को, आज कि स्वाभाविक भी है कि उनकी ताकत कमजोर हो गई है। तो वो जो कमजोरी आ गई है ये सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पर, तो वो 5 साल उनके लिए ये कठिन होता अगर वो पोस्चरी, मतलब अगर उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं अपनी राजनीतिक ताकत को, तो बीजेपी उनको कभी भी लतिया सकती है। तो ये बात, इसका एहसास उन्होंने चुनाव के बाद और चुनाव के पहले जो स्थितियां थी और जो नतीजे आए, ये सबसे उनको ये अंदाजा हो गया है। तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि अभी वो एक जो सामाजिक समीकरण जो जेडीयू ने बनाया है, ओबीसी मतलब अति पिछड़ों का, महादलितों का, और साथ में एक सेक्शन ऑफ जो एक वर्ग है सवर्णों का,
तो वो उसको वो कंसोलिडेट कर रहे हैं एक लेवल पे। वो ज्यादा दूर तक उसमें कठिन बहुत सारे ये हैं, मतलब अंतर विरोध है, विरोधाभास है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वो जैसे कि जाति जनगणना है, आप ले लें एक, मतलब 2-3 मुद्दे ले लें। जाति जनगणना है तो जाति जनगणना अति पिछड़ों के लिए को जमा कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं जाति जनगणना में आप, इसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एक फैक्टर ये है कि अति पिछड़े इसमें ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो पिछड़ों में जो ताकतवर जातियां हैं उनसे, उनके मुकाबले उनको लग रहा है कि हमारी संख्या काफी है और हमको उसके बराबर नहीं मिल रहा है। तो अगला जो मंडल होगा, मंडल 2 जिसको लोग बोल रहे हैं, उसमें अति पिछड़ों की बड़ी भूमिका है। तो वो एक कंस्टिट्यूएंसी जो है, जो कंस्टिट्यूएंसी ऑलरेडी है वो उनके पास, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। और दूसरा बीजेपी के साथ जो तकरार दिखा रहे हैं, वो बीजेपी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उनके लिए जरूरी था, क्योंकि बीच में जो केवल बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी से अलग होने के जैसी कोई बात अभी न देखी जाए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि मेरा जो मूल जो अवधारणा मेरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं, इसके से अलग नहीं हो सकते। इसके पीछे वो जो अति पिछड़ों की राजनीति है वो भी है। दूसरा है क्या कि जो सवर्ण, मतलब ऊंची जातियां, सवर्ण कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो ऊंची जातियां हैं या ताकतवर जातियां, जो बड़ी जातियां हैं, उन जातियों को भी उनको अगर इकट्ठा रखना है तो वो आरजेडी के साथ जा नहीं सकते। तो जो कंस्टिट्यूएंसी जेडीयू का है उसको वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और है जिसको कि ध्यान रखना चाहिए कि जेडीयू अब वो जेडीयू नहीं है जो नीतीश के अकेले के दम पर है। दम पर मतलब कि बहुत सारे नेता उनके जिनका बीजेपी से बहुत नजदीकी है और जो जिनकी अपनी मतलब कंस्टिट्यूएंसी भी बन रही है, तो ये लोग इनके कहने से उधर नहीं जाएंगे। जो उन्होंने कहा कि 2 फाक होने की संभावना है, तो वो संभावना बहुत ज्यादा है। तो उनके पास ये ऑप्शन हमको नहीं लगता है फिलहाल, या अभी तुरंत तो कम से कम नहीं है कि वो बीजेपी से किनारा कर ले। जी रवि रंजन जी, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पोस्चरिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है? अंदर खाने कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जिसमें बीजेपी से नाता तोड़ के नीतीश कुमार दूसरे दलों के साथ जुड़े, कुछ और राजनीति पकाएं? ये इस तरह की संभावना फिलहाल नहीं है। हो सकता है अभी पंचायत चुनाव होना है, उसके लिए भी सोच रहे हो सकता है मंडल 2 की राजनीति की, अब मंडल 2 की राजनीति में लीडर कौन बने, ये भी एक होड़ पिछड़ी जाति के लीडर जो नेता हैं उनमें चल रही हो, और नीतीश कुमार वो अपने हाथ में लेना चाहते हो ताकि कभी राष्ट्रीय राजनीति में जाने का मौका लगे तो उसके सहारे वो बढ़ सकें। ये सब राजनीति है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है, अनिल सिन्हा सर जो बोल रहे थे उसका मैं उसमें पक्ष में हूँ, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अब कमंडल वाली बीजेपी नहीं है। बीजेपी अब मंडल के राह पर चल चुकी है। ओबीसी संशोधन बिल को देखिए, और अपने मंत्रिमंडल में इतने 22 ओबीसी मंत्री हैं, और ये जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, तो अब बीजेपी भी उस राह पर चल रही है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने परसों कहा कि जाति जनगणना की लड़ाई तो मैंने शुरू की थी, वो मेरी लड़ाई है। वो उनको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार इसको लपक लेंगे। उधर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आपस में बैठकर कोई दूसरी खिचड़ी न पका लें, लालू प्रसाद यादव को यह भी चिंता है। नीतीश कुमार को हाल के दिनों में देखिए, आज जो घटना घटी है, आज आरा में एक बड़े सड़क की माने ओवर ब्रिज का उद्घाटन था, जिसमें बीजेपी के कोटे से सांसद आर.के. सिन्हा वहां थे और नितिन गडकरी ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन उसके लिए जेडीयू के किसी नेता को वहां नहीं बुलाया गया। वहां पर पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई गई, और केवल बीजेपी का वो कार्यक्रम था। उसको लेकर वहां आरा में ये चल रहा है कि क्यों नहीं जेडीयू को बुलाया। सम्राट चौधरी ये बार बार कह रहे हैं कि 2022 में हमारा मुख्यमंत्री होगा, माने बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि आपको कोई फिक्र है, कोई चिंता है तो अपनी पार्टी से बात करें। नीतीश कुमार ने पेगासस मसले पर भी तल्ख टिप्पणी की और उसके बाद जातीय जनगणना पर वो लीड करने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया। नीतीश कुमार एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी उस समय बैकफुट पर चली गई। सुशील मोदी को यह कहना पड़ा कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं।
अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कार्यकाल को भी देखिए, जनता दरबार जो बंद हो चुका था उसको उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो पब्लिक से इंटरेक्शन करना चाहते हैं। इस बीच में बाढ़ जहां नहीं भी है, जहां मुश्किल भी नहीं है, वहां भी वो हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, उतर जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बात सुनने आया हूं। पब्लिक के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। आरा, सासाराम, ये जिस इलाके में वो कभी नहीं जाते थे, नहीं जाना पसंद करते थे, अब वो जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। लोगों के बीच में जाके वो लोगों से मिल रहे हैं। माने बाढ़ ग्रस्त इलाके में जो लोग शेल्टर लिए सड़क पर खड़े जगह लिए हुए हैं, वहां पर वो चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार अब वो समझ गए हैं कि जनता में उनकी, इस बार उनको सीट से पता चल गया, तो जनता में पकड़ खतर। उपेंद्र कुशवाहा को ले आए क्योंकि उनको कुर्मी, कोयरी, इन जातियों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ गई। ललन सिंह को आगरी जाति के लोगों को साधने के लिए ललन सिंह की जरूरत पड़ गई। उनको यह भी लग गया है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब जा रहे हैं, जैसा कि निवेदिता जी ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी के भीतर हैं और बीजेपी के बहुत करीब हैं। तो नीतीश कुमार को ये सारी कवायद इसीलिए करनी पड़ रही है कि अपनी पार्टी को वो व्यवस्थित कर लें और पब्लिक के बीच में जो उनकी एक कह सकते हैं धीरे धीरे खत्म हो रही थी, अब वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। सोमवार के दिन जनता दरबार लगाना अब शुरू करना, और बाढ़ जहां नहीं भी वहां भी पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बहुत मुश्किल है और मैं आया हूं आप लोगों को देखने के लिए। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को केवल एक कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और रहेंगे तो वो बीजेपी के साथ। एक और बात मैं करूं, कल सीपी ठाकुर ने, परसों सीपी ठाकुर ने यह कहा कि नीतीश कुमार को विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था और दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जाति जनगणना की बात छोड़ दें। और आज उनकी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि भारत भी तालिबान बन जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जनगणना, क्षमा करें, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जनसंख्या को कंट्रोल करिए। नीरज बबलू जो नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हैं, आज ही उन्होंने कहा है। तो बीजेपी के तरफ से भी नीतीश कुमार को चेक करने की कोशिश बार बार हो रही है और लगातार उधर से भी बयान है। तो ये जैसा कि निवेदिता जी कह रही थी कि खिचड़ी अभी पक रही है, अभी पकने दीजिए, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझको लगता है मुकेश जी ऑफ हो गए हैं, तो सतीश जी को बात कहनी चाहिए। हम लोग सब बोल चुके हैं, ओंकारेश्वर जी भी आ गए। जी जी मैं वापस आ गया हूँ। सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये चीजें मैं आपके पास जानबूझकर थोड़ा देर से आया हूँ। ओंकारेश्वर जी का भी स्वागत है, वो भी जुड़ गए हैं। सतीश जी मैं ये आपने ये जो चर्चा सुन ली है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी नीतीश कुमार कर रहे हैं उसको बीजेपी कैसे ले रही होगी? क्या बीजेपी इसको केवल पॉस्चरिंग के रूप में देख रही होगी? अंदर खाने उसमें कोई ये चिंता भी होगी कि नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, तो दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं क्या? क्या स्थिति होगी बीजेपी के खेमे में? इसे किस देखिए, मैं आपके शो में या आपके पोर्टल पर कई बार बोल चुका हूं कि 22 में बिहार में कुछ न कुछ होना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र यही कहते हैं कि जो कुछ होना है वो 22 में होगा। तो 22 में क्या होगा? 22 में दो चीजें हो सकती है, या तो सरकार पलटने की कोशिश हो, और अगर पलटने की कोशिश होती है तो उसमें यह भी हो सकता है कि एक मध्यावधि चुनाव की भी स्थिति बन सकती है। एक ये हो सकता है, आप इनकार नहीं कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार एक बार मध्यावधि चुनाव भी लड़ चुके हैं जब उनकी सरकार चली गई थी, और उसमें अच्छा जीत के आए थे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, नीतीश कुमार खाई चाल चलते हैं और उसके बाद +2 -2 करके चलते हैं। तो उनके चाल के बारे में कोई नहीं कह सकता इस देश में कि नीतीश के ऊपर वो एक्सपर्ट है। नीतीश ही जानते हैं, सब तरफ अपना थोड़ा थोड़ा चाल चल के रखते थे। अब अंततः क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है और जिसका जिक्र रवि रंजन कर रहे थे, उससे ये साफ है कि वो अपने वोट बैंक या खोए या फिर भुलाए गए गठबंधन पर उनकी नजर है। वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बात है। जिस तरह से जातीय जनगणना में उन्होंने लीड लिया, आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने लीड लिया, और यहाँ तक कि
तेजस्वी को भी साथ लेके प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने अपनी चाल बल्कि इसका उल्टा था सतीश जी, इसका थोड़ा उल्टा था। तेजस्वी ने लीड ली, तेजस्वी ने दबाव बनाया, फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सारा खेल हुआ। तो लीड तो असल में तेजस्वी ने ली थी, लेकिन हाँ ये लग रहा है कि नीतीश अब लीड ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी आज तक कोई डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री जी के पास तो नहीं गए हैं। डेलीगेशन तो ये माना जाएगा ना कि नीतीश कुमार लेके गए, और उसमें तेजस्वी आए, तैयार हुए, अलग से जाते तेजस्वी। तो ये इसमें उन्होंने साध लिया। हो सकता है इनके बीच की सानिध्यता आरजेडी और जेडीयू का, जैसा सब लोग कह भी रहे थे कि इनका वोट बैंक तो एक ही है, ओबीसी का है या पिछड़े वर्ग का है। तो वो मामला तैयार रखना चाहते हैं। जाएंगे किधर, कहाँ रहेंगे, अंततः कैसे लड़ेंगे। अभी इसका एक टेस्ट तो आपको अभी तुरंत ही होने वाला, जो 11 चरणों में पंचायतों का चुनाव, उसमें क्या गठबंधन बनते हैं या नहीं बनते हैं, और उसके नतीजे क्या आते हैं। अगर मान लीजिए नीतीश के लोग ज्यादा जीत के आ गए, तो आप उनको जो जुड़ाते हैं कि भाई 42 सीट ही तो लेके आए थे पिछली बार, इसलिए मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी मुख्यमंत्री बना दिए गए बीजेपी के रहमो करम से, तो वो तो बात हट जाएगी ना इस बार तुरंत के तुरंत। तो सारी तैयारियां अब आपका 22 को लेकर है, और वो उसमें हम इतना एक्सपर्ट नहीं है भाई कि हम ये कह सकते हैं कि अंततः गोटी कहाँ चलेगा। ये भी संभव है। देखिए, वो एक ये अपने रवि रंजन जी ने कहा, सही कहा कि ओबीसी के वोट में या मंडल के वोट में या सामाजिक न्याय के वोट में बीजेपी ने बहुत अच्छा छलांग मारा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो बहुत तरह की समस्याएं पैदा होंगी जो समाजवादी या सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, तो उनको तो अपना वोट बचाना है, अपनी जमीन भी बचानी। तो बीजेपी जो है, बीजेपी इनको दोनों तरफ से मारने की सोच रही है। एक तो ये है कि भाई मंडल तो उनका नया प्रयोग है, कमंडल तो उनके लिए बराबर प्रेजेंट रहता है। तो वैसे में अपने अपने जमीन को तो राजनीतिक दलों को, राजनीतिक शख्सियतों को बचाना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी यही कर रहे हैं, और बीजेपी अब 22 ऑनवर्ड्स देख रही है, ऐसा लग रहा है जी। आपने कमंडल कहा, और अभी रवि रंजन जी ने भी कहा कि मंडल की तरफ बढ़ रही। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी कमंडल में मंडल को रखने की कोशिश कर रही है, और वो कमंडल कहीं से छोड़ नहीं रही है, कमंडल के साथ मंडल को जोड़ रही है, और ये उसकी जो रणनीति है कई जगह कामयाब होते हुए भी दिख रही है। ओंकारेश्वर जी, क्या आप कमंडल छोड़ के मंडल पे जा रही है? मैंने तो ये नहीं, आपने नहीं कहा, आपने बिल्कुल नहीं कहा, मैं आप पर ये नहीं लाद रहा हूं। ओंकारेश्वर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये केवल पॉस्चरिंग है, अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने की एक कोशिश है नीतीश कुमार की तरफ से। बंटवारे का जो बात थी, मुझे लगता है विभाजन का खतरा है, लेकिन विभाजन से बीजेपी की सरकार उस तरह से नहीं बनती है, इसलिए संभावना कम है। क्योंकि अगर विभाजन पे उतारू होगी तो आसानी से आरजेडी के साथ सरकार बनाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा दूर की कौड़ी लगती है मुझे, या उतना बड़ा खतरा नहीं लगता है। तो ओंकारेश्वर जी, क्या आप नीतीश कुमार को कोई दूसरा खेल, दूसरी बिसात बिछाते हुए देख रहे हैं? मुकेश जी, मैं अपने पहले के सभी वक्ताओं को सुन रहा था, और लगभग सभी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, उनका अच्छा एक विश्लेषण किया है। और जैसा सतीश जी कह रहे थे कि वो ढाई चाल चलते हैं और कोई नहीं जानता कि वो क्या तय करते हैं। लालू यादव कहा करते थे कि सबको पेट में दांत, उसमें मुंह में दांत होता है, नीतीशवा के पेट में दांत हो, कोई नहीं पकड़ सकता कि वो क्या है, उनके अंतड़ी में दांत है, वो लालू का ये कहना होता था। तो हम इस सारी जो संभावनाएं हैं उससे सहमत होते हुए हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार की उम्र देखिए, और अगर 75 को एक राष्ट्रीय स्तर पर जाने अनजाने पैमाना मान लिया गया है कि रिटायरमेंट एज है, तो उसको देखिए कि आगे अगले 2-3 सालों में उस 75 के एज पर वो पहुंचने वाले हैं। तो ये लगभग उनके राजनीतिक करियर का आखिरी दांव है, आखिरी दौर है। और वो भी जानते हैं कि एक आध साल में, चाहे वो 22 में ही सही, क्या पता 22 से पहले हो जाए, 22 के अंत में हो जाए, कुछ न कुछ भाजपा दांव चलेगी। कमजोर हो चुके हैं पिछले चुनाव में, वो उनको पता है।
और अब उनकी ख्वाहिश अब मुख्यमंत्री स्तर पर सीमित रहने की नहीं है। जातिगत ये जो जनगणना की जो बात उन्होंने उठाई है, और निश्चित रूप से तेजस्वी ने उसके लिए दबाव बनाया और तभी वो तैयार भी हुए, लेकिन जब डेलीगेशन जाता है तो चीफ मिनिस्टर का ही डेलीगेशन माना जाएगा, वो अपोजिशन लीडर का डेलीगेशन नहीं माना जाएगा कि उनके लीडरशिप में है। लेकिन तेजस्वी ने लीड लिया, तेजस्वी ने बड़ा दिल दिखाया, जाके उनसे मिले भी, 2 बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और सब लोग सहमत हुए कि नहीं, ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और इस पर बात करें। और उसमें तेजस्वी को भी, और तेजस्वी को तो अपने राज्य की ही चिंता है, राज्य से बाहर उनका कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश जी को यह नजर आ रहा है कि ये मुद्दा अगर ठीक से हमने उठाया तो राष्ट्रीय स्तर पर हम कहीं ना कहीं नेता बन सकते हैं। तो उनके मन में एक जो दबी हुई आकांक्षा है कि हम एक बार प्रधानमंत्री का दावेदार बने, या वो हम चेहरा बने, विपक्ष अब इसके लिए इस एज में उनके लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, एक सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब राज्य की राजनीति छोड़ के ऊपर उठना चाहिए और बड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे ही वो चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, उस समय उनको याद आया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए। इसी तरह से वो जब जब मुश्किल में आते हैं तो अपने को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं कोई नया दांव खेल देते हैं। निश्चित रूप से इसमें भाजपा को दबाव में भी रखना है, अपनी पार्टी को भी प्रभाव में रखना है, क्योंकि पार्टी में भी 2-3 खेमे बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का खेमा अलग है, आरसीपी सिंह का खेमा बन गया, ललन सिंह का खेमा अलग बना हुआ है। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें उनके अभी हाल ही में कल परसों मेरे ख्याल से पार्टी मुख्यालय में पटना में वो एक बड़ा सा बैनर उनका लगा है। पहले नए नए पोस्टर लगते थे, किसी पोस्टर में आरसीपी सिंह गायब हैं, किसी में ललन सिंह गायब हैं, किसी में कुछ होता था। तो अभी एक बड़ा पोस्टर वहां कार्यालय में लगाया गया है जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार हैं और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति कर सकती है लेकिन लालच की नहीं, जो गांधी जी कहा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश किसको है? अपने दल के लोगों को, जो जिनकी महत्वाकांक्षा ऊपर उठ चुकी है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाने से पहले जब उन्होंने यही प्रस्ताव पार्टी की मीटिंग में रखा कि देखिए साहब, बीजेपी 1 सीट दे रही है जेडीयू को और एलजेपी को, जिसके पास सिर्फ उतने कम सांसद हैं, उसको भी 1 दे रही है, तो ये बराबरी नहीं हुई, बराबर का कोटा होना चाहिए। उन्होंने पहले की बात दोहराई, भाजपा ने नहीं माना। उसके जवाब में उन्होंने जब मंत्रिमंडल विस्तार किया तो उन्होंने भाजपा के किसी मंत्री को, नेता को मंत्री नहीं बनाया, अपने लोगों को मंत्री बनाया। तो ये खींचतान लगातार चल रही है। बाद में फिर आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने के लिए भेज दिया। तो पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष उठ रहा है ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए आप नियम भी तोड़ देते हैं। ललन सिंह, पहले आरसीपी सिंह को पार्टी का चार्ज दिया, फिर हटा के ललन सिंह को चार्ज दिया। तो ये अलग अलग खेमे, तो उनकी मुश्किलें पार्टी के भीतर भी है, उससे भी है। और उनको मालूम है कि हम भले मुख्यमंत्री हों लेकिन बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, ज्यादा संख्या लेके वो आई है, तो वो मनमानी करती है। एक तीसरी जो दबी हुई नस है जिसकी चर्चा कम होती है, जो कभी कभी तेजस्वी ने भी कह दिया था कि एफआईआर है इनके नाम पर, एक उसकी जांच हो तो न पता चले। उस एफआईआर की फाइल वाया सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेज दिया, चुनाव आयोग ने उस पर सरकार से वो मांग लिया कि साहब आप इस पे अपनी मंशा। तो एक तरह से वो केंद्र के पास फाइल पड़ी है, उस पर निर्णय क्या होगा, किसी फाइल पे निर्णय क्या होता है कि भाई एफआईआर की बात आपका नाम आ रहा है तो या तो इसको खारिज किया जाए कि नहीं 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 इसमें नाम नहीं, हटाइए इसको, और नहीं तो जैसे ही आप हटाएंगे क्लीन चिट, किसी ने क्लीन चिट इनको आज तक नहीं दिया है, और नहीं तो कहा जाएगा ठीक है भाई जांच करा लीजिए कि इनका नाम होना चाहिए। जिस दिन जांच की बात आएगी उस दिन उनको मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नहीं रह जाएंगे। तो ये उनकी दबी हुई नस है जो बीजेपी से उनको अलग नहीं होने देगी। जो कह रहे थे अनिल जी, मैं सहमत हूं कि वो बीजेपी से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस मुद्दे पे वो वहां फंसे हुए हैं। सृजन घोटाला वगैरह भी है जिसकी वजह से भी फंसे हुए हैं नीतीश। बिल्कुल, कई ऐसे घोटाले भी हैं। सृजन में ठीक है कि वो करप्शन का घोटाला है, उतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये तो मामला ऐसा, एफआईआर आपके खिलाफ अगर हो गया कि हाँ आपका चार्ज है उस पर, तब तो आपको सीधे उसी आधार पे आपने तेजस्वी को हटाया था ना कि भाई आपके ऊपर एफआईआर हो गया, आप पद छोड़ दीजिए। इस आधार पे तुरंत उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इनकी दबी हुई नस है, इसलिए ये भाजपा से लड़ाई उतना ही मोल लेते हैं जितने से एकदम से टकराव ना हो जाए, थोड़ा दबाव प्रभाव बना रहे। मुझे लगता है कि अब ये अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे का देख रहे हैं रास्ता कि किसी तरह हम नेता बने रहें। जी सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
देखिए, मैं ओंकारेश्वर जी जो कह रहे हैं ये बात सही है कि वो दबाव में तो हैं। कुछ मुसीबत रहती है अंदरूनी जो हम लोग को पता नहीं चलता। एक दबाव वो काम करते रहता है। ये बात निश्चित है कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमें नहीं लगता, मैं उनका साइकोलॉजिकल एक स्टडी करके कह सकता हूं कि वो बहुत सहज हो। वो सहज मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में लाभ नफा नुकसान के हिसाब से तो देखते होंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी का व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता वो सतीश जी, सहज है। लेकिन सतीश जी, यहाँ एक मैं रोक रहा हूँ आपको। बीजेपी के साथ तो सहज है, लेकिन मोदी और शाह के साथ सहज नहीं हो सकते। वो मैं उसमें, देखिए, हम उसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे। वो बुनियादी रूप से भाजपा, मोदी या शाह किसी के साथ वो सहज नहीं रह सकते। जब तक उनकी खूब चलती रहे, उनकी लोग सुनते रहे, उनका दबदबा बरकरार रहे, तब तक ठीक है। लेकिन अंदरूनी रूप से ये हो सकता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई, आप उम्र का सब लोग कह रहे हैं, कई लोग कि 75-75, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं कि भाई अब हमको तो पाने के लिए कुछ नहीं है, लुटिया डुबो दो बीजेपी का। ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं। और अंत में क्या है, लालू बड़े भाई और वगैरह वगैरह सब कुछ चलता ही है। तो अंत में कहेंगे कि भाई, जो सामाजिक न्याय की सत्ता है या जो उसका प्रभाव है, वो तेजस्वी के नेतृत्व में हो जाए, और बीजेपी जो 22 से अपना फाटा खोलने वाली है बिहार में, तो वो उसको हटाओ और उसको जो है तेजस्वी के एक सक्सेशन में डाल दो, उत्तराधिकारी में डाल दो। वो सामाजिक न्याय का प्रतीक होगा। जी, निवेदिता जी, ये जो नीतीश कुमार की जो इमेज बनी थी, एक सत्ता लोलुप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कुर्सी कुमार भी उनको कहा जाने लगा था, एक वो, और दूसरा एक लाचार मुख्यमंत्री की जो बीजेपी के दबाव में है, बीजेपी के इशारों पर काम करना पड़ रहा है उनको। इस इमेज से मुक्ति पाने की छटपटाहट भी है क्या, इस तरह के बयान देना, इस तरह की पोस्चरिंग करना? मुकेश जी, देखिए, अगर नीतीश जी के सत्ता काल को देखा जाए तो जब वो दूसरी बार आए तो वो उनकी मजबूरी दिख रही थी, क्योंकि बिहार के अंदर उनकी जो छवि थी और उनको लेकर बहुत उम्मीदें थी, खासकर जो लिबरल लोग हैं उनको लेकर, कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स से अलग है, वो एक लिबरल है, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो विकास की बात करते हैं। तो उनकी बहुत बढ़िया छवि थी और उनको उसका एक फायदा भी मिला इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच। उन्होंने वैसी एक बिहार के अंदर अपनी एक आभा मंडल भी बनाई कि वो इंटेलेक्चुअली साउंड लोगों को अपने नजदीक रखे, और उन्होंने एक बड़े विश्वविद्यालय भी नालंदा में की शुरुआत की, और उसमें बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जोड़ा, जो जो बड़े देश के बड़े विख्यात इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ये छवि रही है नीतीश की। और एक समय था जो मुझे याद भी है कि बहुत बड़ा सम्मेलन आद्री के साथ उन्होंने किया था, जिसमें कि दुनिया भर से जो शिक्षाविद हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो सब लोग आए थे। लेकिन फिर भाजपा के साथ जाने के बाद उनकी वो छवि धूमिल हुई, और उन तमाम लोगों को जो जो उनको उनकी उन छवि से बहुत प्रभावित थे, उनको लगता था कि नीतीश बहुत सेकुलर है, नीतीश बहुत ज्यादा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको बहुत गहरा धक्का पहुंचा था। तो ये बिल्कुल मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि नीतीश अपनी छवि भी बदलना चाहते हैं, और उनकी ये मजबूरी भी है, क्योंकि वो बिहार की जिस पॉलिटिक्स को करते हैं उसमें वो सवर्णों की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितनों भी ओबीसी या दलितों की पॉलिटिक्स में आ जाए, लेकिन बिहार में अभी भी उनकी छवि जो है वो सवर्णों की छवि है। और अगर आप देखें उनके लीडरशिप में कौन लोग हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर सवर्ण लोग ही हैं। इसलिए ये छटपटाहट भी है नीतीश की कि अगर उनको वो चुनाव में जाते हैं तो ओबीसी या जो दूसरे पिछड़े वर्ग हैं उनको साथ लाना है। और तीसरी ये बात जो तरह तरह की शंका है, तीसरी जो राजनीति की बात हो रही है कि थर्ड फ्रंट आएगा, उसमें उनकी कोई भूमिका हो सकती है कि नहीं, अभी तक उनकी कोई भूमिका उस तरह से नजर नहीं आ रही है। और बहुत सहज भारतीय जनता पार्टी के साथ हम बहुत नेचुरल अलायंस उनका नहीं है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी में है।
जब सत्ता उनके हाथ से खिसकती रही है तब वो गए। इसलिए ये कहना होगा कि नीतीश अपनी छवि जरूर बदलना चाहते हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतर भीतर उनकी बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है और वो जानते हैं कि वो कमजोर हुए हैं लगातार। तो ये उन तमाम चीजों से उबरने की कवायद वो निकलना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी को भी एक छवि बदलना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और इसलिए ये कोशिशें फिर से होंगी और एक करवट लेगा बिहार एक नई राजनीति की तरफ। जी अनिल सिन्हा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि मंडल 2 आया, मंडल की राजनीति एक तरह से फिर से जाति जनगणना के कारण थोड़ा सा उभरी है। जो मंडल की जो कमाई थी वो धीरे धीरे खिसक रही थी इन सबके हाथ से और बीजेपी उस पर कब्जा कर रही थी। तो एक तो ये कि आपने पहले भी कहा कि उसको वापस पाने की ये कवायद है, जाति जनगणना के मामले में इतना सक्रिय होना। मैं इससे जुड़ा दूसरा सवाल कर रहा हूं कि क्या ये एक सीढ़ी भी बन सकती है राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की वापसी की? क्या इसके बल पर वो जो विपक्ष की राजनीति होने वाली 2022 का जिक्र सब लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उसमें क्या नतीजे आएंगे, अगर बीजेपी कमजोर होती दिखी तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मैदान खुलेगा, या बीजेपी मजबूत हुई तो हो सकता है बिहार में चेंज करने के बारे में सोचे। तो ये तो तमाम चीजें हैं। तो उस सूरत में क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए एक पिच तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं ये सब करके? ये जो है, मुझको इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। क्या होता है कि आपको एक मौका रहता है, ये कोई भी नेता या व्यक्तित्व की जिंदगी में एक ऐसा मौका रहता है जब वो छलांग लगा सके। तो उस छलांग में वो छलांग नहीं लगा सके और अगर थोड़ा कूदे भी, मतलब जो आरजेडी के साथ गए, तो वो फिर उन्होंने उसको वापस ले लिया अपनी छलांग को। तो वो मौका मुझको, जो मेरा आकलन है नीतीश जी के बारे में, वो ये है कि वो मौका वो गमा चुके हैं राष्ट्रीय सिन्हा जी। अनिल जी मौके तो फिर बनाने की कोशिश भी करता है ना, पॉलिटिशियन तो छोड़ देता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक मौका चला गया तो वो अब थक हार कर बैठ जाएगा, कोशिश तो करेगा ही। तो नीतीश कुमार भी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझको क्या है इसमें, जो मतलब उनका लिमिटेड गेम है अभी मुझको ये लग रहा है, ये मौका अगर, मतलब लिमिटेड गेम इस तरह से मैं इसको परिभाषित करता हूं कि नीतीश ने जो उनकी स्थितियां, मतलब दुर्गति जो उनकी होने लगी बीजेपी के जो लास्ट के दिनों में, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, उस दुर्गति की स्थिति से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर छलांग लगाने की स्थिति में नहीं है और इस दुर्गति से वो बच गए, थोड़ा सा हमको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आरजेडी के साथ सीज फायर कर लिया। और जो आप अगर आरजेडी का जो रवैया देखेंगे तो अब आरजेडी वो बहुत सक्रिय है, तेजस्वी, बाढ़ का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, बिहार में जो सक्रियता चाहिए विपक्ष के नेता को, वो बहुत सक्रियता से कर रहे हैं और मुझको लग रहा है कि एक अच्छा विपक्ष को एक नेता मिल गया है। तो लेकिन उन्होंने एक चीज में जो आरजेडी पर गौर कर रहा हूं कि वो आरजेडी और तेजस्वी पर वो ये है कि वो जो है सो नीतीश को टारगेट, पर्सनली जो टारगेट व्यक्ति के रूप में है, वो करना उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन वो जो मुद्दे हैं सारे उठा रहे हैं जो विपक्ष को करना चाहिए। तो ये सीज फायर अब हो गया है कि विपक्ष से अब नीतीश को उस तरह के आक्रमण की जरूरत नहीं है जो उनके जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को और इतना सीनियर चीफ मिनिस्टर को इसकी, मतलब ये कष्ट उठाना पड़े। इससे वो मुक्त हो गए हैं काफी कुछ, क्योंकि विपक्षी वो करता, बीजेपी उनको कोशिश करती है कि हमारे यहाँ चीटी काटना, चिकोटी जिसको आप बोलते हैं, वो काटने की कोशिश करती है। जैसे ये पोस्टर वाला मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं, तो ये चिकोटी से उनका कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। और ये जाति जनगणना को मैं जरूर मानता हूं कि यूपी में उसका असर भले ही अलग है, क्योंकि वहां कोई तीसरा जो खेमा होना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ नीतीश है, उस तरह से ओबीसी को लीड करने वाला कोई खेमा नहीं है, मतलब कोई लीडर नहीं है। वो या तो बीजेपी में है या बीजेपी के बाहर उसके पास अखिलेश का ऑप्शन है।
तो लेकिन यहाँ पर उस नीतीश जी एक उसके बड़े लीडर हैं, वो भी जो अति पिछड़ों का जो की लीडरशिप है, तो अभी उनको एक जो फायदा हो गया है कि ये जो जाति गणना लेकर के और जो क्या कहते हैं और जो मुद्दे हैं उसको कंसोलिडेट करके वो कम से कम वो जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी उसको ठीक कर लिया है उन्होंने, कर रहे हैं। मतलब उनको एक थोड़ा सा इमेज बूस्ट, एक तरह से इमेज उनका जो सेव जिसको कहते हैं सेव करने की स्थिति में आ गए हैं। और दूसरा जो है कि बीजेपी मतलब जेडीयू अब बीजेपी की एकदम के साथ जैसे कहता है कि पिछलग्गू जैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सामाजिक मुद्दा आ गया है। तो ये उनका कंसोलिडेशन प्रोग्राम में ही उनको मदद करेगा। इससे ज्यादा हमको लग रहा है कि नहीं है ना, अभी वो स्थिति में है क्योंकि वो अगर चले जाए जेडीयू से निकल करके और आरजेडी से को समझौता कर ले और बाकी लोगों को साथ जाना पड़े, इतना कमांडिंग पोजीशन में नहीं है। जो ओंकारेश्वर जी वगैरह ने भी जो बताया कि ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ खेमा है, वहाँ लीडरशिप अलग अलग है, तो और सारे लोगों ने इस बात को बताया ही। तो अब ये स्थिति में वो है नहीं, तो उनके लिए अब ये इतना ही है कि वो जो अभी जो 2-3 साल मतलब जो आगे के 2-3 साल हैं अभी फिलहाल, उसको वो किसी तरह चलाएं ठीक से इज्जत के साथ। 24 के पहले वो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत फील्डिंग अगर इनकी की हुई रहेगी तो शायद उनको एक मौका मिल सकता है, वो कुछ छलांग लगाने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए हमको लग नहीं रहा है कि उनको स्पेस अब बचा है, क्योंकि आप इतना 3 साल तक अगर बीजेपी के साथ लगे रहेंगे तो इसके बाद आप कैसे कर पाएंगे एकाएक फिर उसको डेजर्ट करें, ये स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मुझको लग रहा है कि वो लिमिटेड उनके गोल्स हैं और जो दबाव वगैरह है वो तो है ही, और इससे ज्यादा हमको मतलब मैं उनमें अब कोई बहुत बड़ी संभावना जो है उनके राजनीतिक करियर में नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उन संभावनाओं को खुद ही खत्म कर लिया है। जी रवि जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 चीजें हैं। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ आवाज गायब हो गई है। आवाज खत्म से बोली। मुझको लग रहा है कि आप चालू हो जाइए तो जब तक मुकेश जी जब वापस आएंगे तब तक। हाँ, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के तरफ से बार बार ये उनको छेड़ने की कोशिश हो रही है और ये पिछले 3 महीनों में ये और बढ़ गया है। कल सीपी ठाकुर ने कह दिया कि आप विधि व्यवस्था संभालिए, जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। आज उन्हीं के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून ज्यादा जरूरी है, जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। आज आप देखिए पूरे बिहार में 6 जगह पर सीबीआई छापा मार रही है। वो मामला है सृजन घोटाला का। सृजन घोटाला सीधे सीधे नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है, जब वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे और ये मुख्यमंत्री थे, और सीधा सीधा आरोप था विपक्ष का कि इसमें नीतीश कुमार शामिल है। तो आज जो 6 जगहों पर सीबीआई छापा मार रही है यहाँ पर, तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी को करने के लिए आज ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई है उनके भतीजे पर। तो कहीं क्या बीजेपी उनको चेक करने के लिए सीबीआई का भी इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि सृजन घोटाले मसले पर आज क्या बात हो गई कि आज 6 जगहों पर छापेमारी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कई बड़े ऑफिसर और कई मंत्रियों के और नेताओं के नाम उसमें उजागर हो सकते हैं, जैसे कागजात उनको मिले हैं। तो ये सब बातें बीजेपी उनको कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार चौटाला से जाके मिलते हैं, वो ये भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं केंद्र में उनका कोई नेतृत्व शायद उनके लिए कोई जगह बन जाए। और पिछली बार जब वो सत्ता में आए थे उसके बाद ही उनकी पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई, तो उन लोगों ने कहा नीतीश कुमार तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में नेतृत्व का इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो अब इनको दिल्ली में जाकर भी बहुत कुछ करना है। एक और चर्चा में है, मुकेश सर इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि चर्चा जो होती है बिहार में राजनीति में चटकारे लेकर, एक चर्चा और है कि नीतीश कुमार कहीं डील तो नहीं करे कि यहाँ पर जब उनका शासन खत्म होगा तो वहां राष्ट्रपति तो नहीं, कम से कम उपराष्ट्रपति उनको बना दिया जाए। ये भी बात यहाँ पर बहुत उसमें चल रही है।
कि ये कहीं नरेंद्र मोदी को उसमें मुश्किल में डाले रहेंगे, तो कम से कम बाद में ये डील हो जाएगी कि कम से कम उपराष्ट्रपति तो वो बन ही जाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर राजनीति में ये बातें चर्चा में। लेकिन एक बात है कि बीजेपी हाँ, की लेकिन तरफ ये से बहुत दूर की कौड़ी लगती है। जी हाँ, ये दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा दूर नीतीश की और कौड़ी मोदी है, जी के जैसे संबंध हैं। जी, आपको याद होगा कि चिराग पासवान हनुमान बने घूमते हुए नजर आ रहे थे। और चिराग पासवान कहीं के नहीं रहे, उनकी पार्टी के सारे लोग उधर बीजेपी में शामिल हो गए। तो दरअसल भाजपा को वो किसी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि कोई डील कर लेंगे। सुशील मोदी को बड़ी उम्मीद थी कि केंद्र में मंत्रिमंडल मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके बिठा दिए गए फिलहाल, बाद में भले जो कुछ भी हो। तो भाजपा को टेकन फॉर ग्रांटेड वो नहीं ले सकते, उसको लेके वो नहीं चल सकते। हाँ, खुद को बचाए रखने के लिए भाजपा से उतना संबंध जरूर बनाए रखेंगे। एक चर्चा और चर्चाओं की बात चली है, तो एक चर्चा और चल रही है कि जैसे भाजपा ने शुरू में दबाव डाल के सुशील मोदी को पहले दिल्ली बुलाया, तो उनकी जगह पे 2 डिप्टी सीएम बनाए, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। अब चूंकि 3 खेमे बन रहे हैं, तो एक बड़ा खेमा जो है उपेंद्र कुशवाहा का बन रहा है। तो बहुत तेज चर्चा ये भी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम बना के वो साधने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम पार्टी और वो बना रहे, उनका स्ट्रेंथ बना रहे। क्योंकि आप अगर उसको जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे, तो नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति के हैं वो शायद 2% है, निवेदिता जी या मुझे लगता है अनिल जी कंफर्म करेंगे। और जिससे उपेंद्र कुशवाहा आते हैं वो 6 से 8% है, कोयरी जाति के लोग। तो एक बड़ा प्रभाव उपेंद्र कुशवाहा का है, 7 से 8% कुछ है, इस तरह से ज्यादा है। तो वो उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जरूर पार्टी में चल रही है, ताकि कम से कम भीतर का खेमा, चूंकि ललन सिंह को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बना दिया, आरसीपी सिंह को दिल्ली भेज दिया, तो उनसे वो निश्चिंत है कि उनसे कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज अगर कोई मास लेवल पे होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा से हो सकता है। ये एक चर्चा जरूर है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता था, ये जो डेवलपमेंट है सीबीआई के छापे का, इससे मुझको जो है, इसके आधार पर मैं ये मतलब कह सकता हूं कि फाइट हो सकता है कि नीतीश जी को करनी पड़े। क्योंकि सृजन घोटाला के बारे में जो जानकारी मुझको है, उस जानकारी से मुझको लगता है कि उसकी आंच वहां तक पहुंचती है। तो अब ये है, हाँ, तो इसका मतलब ये, मतलब जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर, तो अब अगर बीजेपी के साथ जो उनका एक समझौता, अलिखित समझौता था सृजन घोटाले को लेकर के कि उसको ज्यादा नहीं करना है, तो वो समझौता टूट रहा है, इसका मतलब। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे हमको लग रहा है कि फाइट हो सकती है। और फाइट में फिर क्या है कि तब उन्होंने, अब नीतीश जी की क्या स्ट्रेटजी होगी, ये हो सकता है कि खुला, ये बहुत बड़ी घटना है अगर जो अभी बता रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब कि एक ओपन फाइट बीजेपी के साथ, बीजेपी ने इसका मतलब ये ओपन फाइट शुरू कर दी है। और अब जो पोस्चरिंग आप देख रहे थे, हो सकता है कि इस पोस्चरिंग, अब नीतीश जी को कुछ, जिसको कहते हैं कि डिफेंस में कुछ ऑफेंस करना पड़े, ऐसी स्थिति आ सकती है। ये बहुत सतीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ये कि ये जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसकी गंध नीतीश को मिल गई थी और इसलिए उन्होंने इस तरह का काम शुरू कर दिया था कि अब ये मौका आ रहा है जब बीजेपी आक्रामक होगी, उनको परेशान करेगी कि वो छोड़े चीफ मिनिस्टरशिप? इस तरह की कोई खेल पर्दे के पीछे, अब जो हम अपनी अभी तक चर्चा कर रहे थे उसमें एक गंभीर मोड़ आ गया है इस पूरे रहस्योद्घाटन के बाद। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरल रूप से सहज नहीं रह सकते। लाभ हानि की बात मैंने पहले ही की थी, वो अलग चीज है। अगर उनको लगेगा कि ये हानि है, हो सकता है उनको इसकी शुभा हो, आशंका हो कि ऐसा होगा। मैंने भी आपसे बार बार आपके शो पे कहा कि 22 में भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ बिहार में करेगी। तो अगर वो 22 की तैयारी भी कर रहे हो, मैदान की भी तैयारी कर रहे हो, वैकल्पिक गठबंधन की भी कर रहे हो, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि उनकी मुराद पूरी नहीं होगी, उनके वो चूक चुके हैं, वो दिल्ली तक में कुछ, लेकिन वो एक बिहार सब चलता है भंडोल भी किया जाता है। और भंडोल में लुटिया डुमोने की बात मैंने की थी। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, राजनीति में कौन रातों रात पैदा, रातों रात क्या कौन पैदा हो जाए आप कह नहीं सकते,
अब देखिए, वीपी सिंह और जगजीवन राम दो बहुत बड़े उदाहरण है राजनीति के, जो अपनी पार्टी में रहते रहते बहुत नीचे जा चुके थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा और एक ने तो सरकार ही बना ली और एक के आने से ठीक चुनाव से पहले 1977 में पूरा फिजा बदल गया था। ये अनिल सिन्हा जी बताएंगे आपको। तो ये आपको राजनीतिज्ञों का दिमाग कैसे चलता है, कहाँ तक चलता है, कौन कब पैदा हो जाता है, कह नहीं सकते हैं। और ठीक है, एक बात और है उनकी, अगर आप घोटाले हैं और आपके यहाँ छापे हैं तो सही है, तो हम भी भंडोल में हैं। जी ओंकारेश्वर जी, मैं चाहता हूं कि आप और निवेदिता जी भी ये जो डेवलपमेंट है इसका क्या मायने है और क्या असर पड़ सकता है नीतीश की पॉलिटिक्स पर, बिहार की पॉलिटिक्स पर, उस पर छोटी छोटी टिप्पणी करें। बहुत कम वक्त है, 2-2, 3-3 मिनट। जी ओंकारेश्वर। देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि इस समय सारे हालात नीतीश कुमार के लिए ऐसे हैं कि उनको दो तरफ वापस जाना है। एक, या तो उनको आंदोलन की तरफ या जनता की तरफ, अपने बेस की तरफ वापस जाना है और मुद्दे ऐसे उठाने हैं ताकि वो बियॉन्ड बिहार सोच सकें, बिहार से आगे के मुद्दे हों। जातिगत जनगणना वैसा ही मुद्दा है। अगर पेगासस पे उन्होंने थोड़ी तल्ख आवाज रखी तो वो आवाज जो है विपक्ष के नेताओं से मिलती है। जिस तेजस्वी यादव को उन्होंने विधानसभा में बहुत तीखी आवाज में उनको जवाब दिया था और कहा था कि इनको मैं अपने चाचा की वजह से छोड़ रहा हूं और इनके उसकी वजह से, तो उस तेजस्वी के साथ आप मिलकर डेलीगेशन लेके दिल्ली जा रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन नहीं है, ये उनका रणनीतिक परिवर्तन है जो नजर आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में होना है। चाहे सीबीआई के तरीके भाजपा के जरिए हो जाए, चाहे वो अंदर से पार्टी में टूट फूट होने लगे। अगर पार्टी में कुछ नेता भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा ने इनके कुछ सदस्यों को तोड़ लिया तो ये कहां के रहेंगे, ये भी संभावना है। इसलिए ये पार्टी के भीतर भी चाहते हैं कि वो बने और बाहर भी, इसीलिए वो जनता से जुड़ने की, अब ओम प्रकाश चौटाला से अचानक मिलने की, उनका हालचाल लेने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी जमीन बचाने और फिर राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में खड़ा होने, दोनों की कवायद में लगे हुए हैं। जी निवेदिता जी, संख्या बल की बात हो रही है। अगर संख्या बल देखें हैं वहां पर, तो आरजेडी को बहुत कम विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर जेडीयू में 2 फाड़ भी हो जाए तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। तो बीजेपी ये जोखिम क्यों लेगी, एक सवाल उठता है इस पूरी चर्चा में। बार बार विभाजन की बात, टूट की बात आई है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। और सृजन घोटाला के छापे के बारे में भी मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप बोलें। देखिए, मैं ओंकारेश्वर जी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि ये नीतीश को अगर ये लग गया कि बीजेपी के साथ रहते हुए उनकी परेशानी और बढ़ेगी तो वो लालू के साथ जाएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी लालू के साथ रहे। और अगर बिहार के अंदर फिर से लालू और नीतीश की अगर जमती है तो एक नया सिनेरियो हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की डील हो। क्या नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का वादा हो, या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने और नीतीश को बाहर से उस तरह से समर्थन करने का है। लेकिन ये चीजें हो रही है, नजदीकियां बढ़ रही है, ये सब महसूस कर रहा है। और एक आरजेडी एक नए तरह के राजनीति में प्रवेश कर रही है। और जहां तक सृजन घोटाला का मामला है, तो ये तो घोटाला है ही। भाजपा अपने हाथ में हमेशा राजनीतिज्ञों की नब्ज रखती है, इसलिए कई तरह के घोटालों को वो रखती है ताकि वो समय समय पे उनको ब्लैकमेल कर सके, उनके जो भी राजनीतिक कदम है उसको वो पीछे लौटा सके। ये भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रही है, और बिना बिना किसी घोटाले के भी वो लोगों को बंद रखती है। जेलों में बहुत सारे लोग बंद हैं, जो आज लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो उनको भी जेल में रख रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है लालू के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन मुझको लगता है कि आने वाले समय में नीतीश और लालू के बीच कोई ना कोई खिचड़ी पकेगी और बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत। जी रवि जी, आखिर में छोटी सी टिप्पणी, क्या आपको लगता है कि हम लोग अभी 2022 की बात कर रहे थे, जिस परिवर्तन की बात कर रहे थे 2022 की, वो 2021 में भी हो सकता है अगर इस तरह की चीजें डेवलपमेंट आगे होते रहे तो?
जी बिल्कुल, बिहार में राजनीति लगभग उसी दिशा में जा रही है और बीजेपी के तमाम नेता जो सरकार में मंत्री हैं वो लगातार अगर नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ करने के मूड में दिख रही है। लेकिन बात वही है कि जाति आधार पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। नीतीश कुमार भले घोषणा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमको सीट नहीं मिला तो हमारी पार्टी पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ेगी। तो नीतीश कुमार अपनी जमीन तलाश रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कुछ खोज रहे हैं और बीजेपी अभी तुरंत कोई एक्शन तो नहीं ले सकती, लेकिन उनके मंत्री ने कह दिया कि 2022 में हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो इसके पीछे भी कुछ बात है। ये जो पारस हैं, पशुपति पारस, वो तो आजकल जेडीयू के गोद में खेल रहे हैं, उनको मंत्री भी बनाने में नीतीश कुमार का ही हाथ है। तेज प्रताप यादव के मित्र अशोक यादव जो जिनको लेके ये नाराज हुए जगतारण सिंह, उनको शामिल कर लिया लोजपा में पशुपति पारस ने। तब नीतीश कुमार उधर भी लगे हुए हैं कि आरजेडी में से भी कुछ खींच के हम अपनी तरफ ले आए, और वो बार बार वो कहते रहे कि आरजेडी में बड़ी संख्या है जो उनके लोग हो सकते हैं। तब भी वो कर पाएंगे कि नहीं, अकेले कोई सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं। तो अभी केवल इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, वो उन पर दबाव बना रहे और वो बीजेपी वाले उन पर दबाव बना। तो दोनों तरफ से ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी। नीतीश कुमार एक पोस्चरिंग कर रहे हैं और ये कब कल्मिनेट करेगा किसी को पता नहीं है। 2022 तक खींचेगा, उसके बाद भी चल सकता है, या आने वाले कुछ महीनों में ही हम बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखें, नीतीश एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए दिखें, एक बार फिर से पाला बदलते हुए दिखें, तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।